अब जहांगीर का के लाइफ में इंफ्लुएंस किसका था? नूरजहां। नूरजहां दो शब्दों से मिलकर के बना इनका भी नाम, और इनको भी खिताब नूरजहां का दिया गया। नूर मतलब होता है लाइट, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जिसका मतलब होता है जहां मतलब वर्ल्ड, तो नूरजहां मतलब लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो लाइट ऑफ द वर्ल्ड का खिताब इनको दिया गया था। तो नूरजहां जो थी ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था जहांगीर के लाइफ पे। तो इनका जैसे कहा जाता है मेहरुन्निसा इनका एक्चुअल नेम था। तो एक्चुअल नेम पूछा जाता है कि नूरजहां का एक्चुअल नेम क्या था, तो ये मेहरुन्निसा था। और नूरजहां ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ जहांगीर। शी वॉज द विडो ऑफ अ रिबल ऑफिसर शेर अफगान ऑफ मुगल्स। तो ये एक रिबल ऑफिसर थी शेर अफगान जिनका नाम था, तो वो उनकी जो है विडो थी। शी वॉज ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग वुमन। शी सून बिकेम जहांगीर्स फेवरेट क्वीन एंड वॉज अज्यूम द टाइटल ऑफ नूरजहां। नूरजहां मीन्स लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जो अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। लाइट ऑफ द वर्ल्ड नूरजहां का मतलब होता है। नूरजहां हरसेल्फ केम टू एक्सरसाइज considerable influence over her husband, and Jahangir is said to have really relied heavily on her advice। तो इसका मतलब कि जहांगीर जो थे ये बहुत ज्यादा उन पर रिलाई करते थे और बहुत ज्यादा जो है आपके उनकी एडवाइस को माना करते थे और उन्हीं के एडवाइस पर चला करते थे। तो नूरजहां का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। और उसकी वजह ये थी कि नूरजहां बहुत जो है आपके वाइटल जो है आपके डिसीजंस लेती थी। तो जहांगीर का दिमाग जहां तक नहीं जा पाता था वहां पर जो है इनका दिमाग चलता था। लास्ट के फेजेस में यह भी कहा जाता है कि जहांगीर जो है आपके अब किसी वजह से या क्या रीजन रहा होगा, ये थोड़ा सा नशा करने लगे थे। ऐसा जो है कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि नशे की हालत में रहते थे और नशे की वजह से ही इनकी जान गई। तो इसलिए नशे की हालत में ज्यादातर रहते थे, इसलिए नूरजहां को जो है आपके ये स्टेप्स लेने पड़ते थे। तो जैसे आपके ये होता है कि नूरजहां क्यों आई फ्रंट में, तो नूरजहां को फ्रंट में इसलिए आना पड़ा क्योंकि हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि जहांगीर अपने लास्ट फेज में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे और ज्यादातर नशे की हालत में रहते थे, और नशे की हालत में रहने की वजह से जो है आपके एक तरह से नूरजहां जो है मेन डिसीजंस लिया करती थी। तो ये जो है आपके एक इंपॉर्टेंट रीजन बनता है जो है आपके इनमें। तो ये एक तरह से जैसे अफीम का जो नशा होता है वो उस टाइप के नशे को करते थे। तो इसलिए जो है आपके कुछ जो है आपके कहा जाता है कोई हार्ड प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन हिस्टोरियंस ने अपनी किताबों में यही लिखा है कि शायद जो है जहांगीर जो है अफीम का नशा करते थे, और जिसकी वजह से आपके जितनी भी जो आपके एक तरह से और अकबर के रेन में था, ये अकबर के रेन में स्टार्टिंग में जो है इन्होंने शुरू किया था। तो उस टाइम क्या था कि अकबर ने पूरी तरह से अपने पूरे जो है इलाके में ये कहलवा दिया था कि अफीम की खेती कोई नहीं करेगा और अफीम जो है आपके कहीं पर नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। और उस दरमियान जब अफीम पूरी तरफ बंद हो गई तो उस दरमियान जो है आपके जहांगीर की बहुत ज्यादा तबीयत भी खराब हुई बिना जो है आपके नशा करने की वजह से। तो ये जो है आपके कई कहानियां आती हैं इसमें और जो बताती हैं कि जहांगीर जो है आपके नशे की हालत में भी जो है रहा करते थे। ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से नूरजहां फ्रंट में आई। तो नूरजहां के फ्रंट में आने का ये सबसे बड़ा कारण बताया जाता है, रीजन बताया जाता है। अब देखिए शाहजहां जो है, शाहजहां इनका नाम क्या होता है? खुर्रम। शाहजहां जो है आपके एक तरह से ये कहा जाता है कि जहांगीर के बाद जो है आपके शाहजहां ने जो है गद्दी को संभाला। शाहजहां के रिजीम में सबसे ज्यादा आर्किटेक्चरल वर्क हुआ और आर्किटेक्चरल वर्क के लिए ही शाहजहां जाने जाते थे। इवन ताजमहल भी आप देखते हैं जो कि आपके मुमताज महल के जो है आपके याद में इन्होंने बनवाया, तो वो भी क्या है एक तरह से जो है इसी जो है रिजीम का बना हुआ जो है आपके मॉन्यूमेंट है। तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो कि अभी हम आगे चल करके डिस्कस करते हैं शाहजहां ने बनवाए। तो शाहजहां जो है एक तरह से ये कहा जाए कि शाहजहां के 4 बेटे थे और शाहजहां का अगर नाम अगर देखें तो अला आजाद, आजाद अबुल मुजफ्फर शहाब उद्दीन मोहम्मद, ये पूरा नाम था, जिसमें जो है मेन नाम जो था प्रिंसेस खुर्रम कहा जाता था उनको। खुर्रम के नाम से ऐसे जो बोलचाल के जो है उसमें या घरेलू नाम जिसको कहा जाता है तो वो प्रिंस खुर्रम के नाम से जाना जाता था, और जिनको जो है आपके शाहजहां का खिताब दिया गया।
शाहजहां क्या होता है? किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो किंग ऑफ द वर्ल्ड, जहां मतलब होता है आपके एक तरह से वर्ल्ड, और शाह मतलब होता है राजा। तो जो है वर्ल्ड का राजा या किंग ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जो है एक खिताब दिया गया, जिसका मतलब शाहजहां होता है। तो इसलिए शाहजहां के नाम से इनको जाना जाता था। इनके 4 बेटे थे, दारा शिको थे, शुजा थे, औरंगजेब थे और मुराद थे। ये जो है आपके 4 बेटे थे। और बाद में अभी आप देखेंगे औरंगजेब का जब टाइम आता है तो उस टाइम जो है आपके काफी जो है लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी चीजें अप्स एंड डाउन्स होती हैं। जो शाहजहां थे वो ये चाहते थे लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि दारा शिको जो थे ये इनके बड़े बेटे थे और ये बहुत ही ज्यादा जो है काबिल थे, और जो है आपके एक तरह से कहा जाए बहुत ही जो है कहा जाता है टैलेंटेड हर एक चीज में थे, चाहे वो लड़ाई हो या फिर हर एक चीज जो थी इनके जो है लास्ट फेज में अगर कहा जाता है। तो जब बिल्कुल शाहजहां मरने वाले थे आप ये कह सकते हैं, और पलंग पे पड़े हुए थे, बीमार पड़े हुए थे, तो उनकी आखिर में ये ख्वाहिश हुई, उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि हमारी रियासत को जो है दारा शिको देखें। लेकिन उस टाइम औरंगजेब ने जो है आपके कैसे विद्रोह किया और कैसे उन्होंने गद्दी पर आए, या फिर औरंगजेब और दारा शिको के बीच में जंग भी हुई और जिसमें दारा शिको जो है मारे गए, और उसके बाद फिर औरंगजेब जो है आपके गद्दी पर आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो आर्किटेक्चरल वर्क में जैसे लाल किला दिल्ली का शाहजहां ने ही बनवाया, जामा मस्जिद दिल्ली की ये भी शाहजहां ने ही बनवाया, मोती मस्जिद आगरा की ये भी जो है आपके शाहजहां ने बनवाया, तख्ते ताउस तो पीकॉक थ्रोन जो कि बहुत ही ज्यादा माना जाता है वो भी इन्होंने बनाया। फिर ताजमहल, ताजमहल जो आपके बनवाया इन्होंने, इसको 22 साल लगे पूरा बनने में, 22 ईयर्स का पूरा स्पैन लगा और 22 साल इसको जो है कंप्लीट बनने में लगे। इसको बनाने के लिए 1000 हाथी लगे थे कंटिन्यूअस 22 सालों तक, 1000 हाथी लगे और 50,000 लेबर लगे, 50,000 जो है आपके लेबर लगे, 22 सालों तक काम चला, तब जाकर के आपके एक तरह से ताजमहल तैयार हुआ। आर्किटेक्चर जो थे, आर्किटेक्ट जो थे वो 2 आर्किटेक्ट थे, एक उस्ताद अहमद लाहौरी और एक उस्ताद ईशा खान। ये 2 जो है आपके एक तरह से आर्किटेक्ट थे जिन्होंने पूरे ताजमहल को डिजाइन किया था। और लास्ट में शाहजहां ने जो है आपके इस तरह का ताजमहल दूसरा ये ना बना पाए, इनके हाथ भी कटवा दिए थे, ऐसा हिस्टोरियंस लिखते हैं, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं कि शाहजहां ने इनके हाथ कटवा दिए थे इसी वजह से कि दोबारा जो है आपके ताजमहल ना बनने पाए। तो इसलिए जो आपके आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईशा खान, ये दोनों ही आपके एक तरह से कहा जाता है कि पाकिस्तान के रीजन में जो है आपके उसी रीजन में आपके रहा करते थे, और उन्होंने ही जो है आपके इसको जो आज प्रेजेंट डे का पाकिस्तान है तो उसी रीजन में जो है आपके लाहौर के रीजन में, लाहौर के जो क्षेत्र था उसी जो है रीजन में रहते थे, और वहां से इनको बुलवा करके जो है आपके एक तरह से ताजमहल बनवाया गया आगरा में। और ये जो ताजमहल जो आपके बनाया इन्होंने, तो उसमें जो आपके एक तरह से वर्क चला वो पूरा 22 साल जो है आपके पूरा जो है आपके काम चला। आगरा फोर्ट भी जो है आपके शाहजहां ने ही बनवाया, और ये आगरा फोर्ट जो है आपके शाहजहां ने जो बनवाया वो 1658 से 1666 तक जो है आपके एक तरह से इस पर काम चलता रहा। तो शाहजहां के अगर आर्किटेक्चरल वर्क देखेंगे तो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट, जो रेड फोर्ट जैसे है, लाल किला दिल्ली का आज भी हम लोग देखते हैं, आज भी जो है एक तरह से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, और मेनली जो है रेड फोर्ट को ही एक तरह से मुगलों का जो है आपके स्थान कहा जाता है, मुगलों का प्लेस कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जितने भी मुगल रहे हैं सब इसी के अंदर रहे हैं, रेड फोर्ट में ही रहते थे, एक तरह से निवास स्थल था, रेसिडेंस था रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के अंदर ही सब निवास जो है आपके करते थे, रहते थे। वहीं पर जो है आपके जामा मस्जिद है जहां पर आपके नमाजें पढ़ी जाती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो शाहजहां का जो पूरा पीरियड था वो इसी तरह से गुजरा। लास्ट में बताया जाता है, लास्ट के पीरियड में, लास्ट के टाइम में शाहजहां काफी बीमार हो गए। जब शाहजहां काफी बीमार हो गए तो बीमारी के बाद कहा जाता है कि जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ने उन्हें कहां रख दिया, उन्हें जो है आपके एक शीश महल में रख दिया सामने, और जहां से ताजमहल दिखाई पड़ता था, तो ताजमहल दिखाई पड़ता तो वहां पर उस जो है इस प्लेस पर उनको रख दिया कि आप ताजमहल देखते रहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि कहा जाता है, ऐसा भी हिस्टोरियन लिखते हैं कि औरंगजेब जो है आपके एक तरह से जब थ्रोन पर आए तो ऐसा नहीं कि जो है आपके शाहजहां के जो है कहने पर आए या शाहजहां के लाइक करने पर आए। शाहजहां नहीं चाहते थे, क्योंकि दाराशिकों को वो चाहते थे कि वो आपके जो है आपके थ्रोन ले, लेकिन दाराशिकों भी जो है आपके एक तरह से थ्रोन लेते थे। लेकिन औरंगजेब के साथ क्या था, औरंगजेब खुद जो है आपके थ्रोन पर आना चाहते थे। उसका रीजन ये था कि औरंगजेब को ऐसा लगता था कि शायद उनके और भाई या फिर अब तक शाहजहां तक के जितने भी एम्परर थे वो जो है आपके एक तरह से रूल तो कर रहे थे लेकिन इस्लाम को बढ़ा नहीं रहे थे। तो औरंगजेब पहले ऐसे एम्परर थे जो कि बिल्कुल अलग माइंड के थे। तो उनका मेन मकसद ये नहीं था कि रूल करना, बल्कि उनका मेन मकसद ये था कि इस्लाम को बहुत तेजी से फैलाना, इस्लाम जो है आपके फैले जिसमें चारों तरफ। तो इस तरह से जो है उनका जो है मेन मकसद हुआ करता था। तो जो आपके एक तरह से औरंगजेब थे, औरंगजेब को इसीलिए जो है आपके एक तरह से कट्टरवाद होने की वजह से उनको बहुत खराब नजर से देखा जाता है, या उनको अच्छा नहीं माना जाता है कि अच्छे रूलर नहीं थे। जबकि उन्होंने कोई जो है आपके ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से जो है आपके लोगों को कोई तकलीफ हुई हो या फिर लोगों को जो है आपके एक तरह से कोई दर्द हुआ हो। ऐसा कभी कोई इस तरह का काम नहीं किया, क्योंकि वो एक तरह से ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने जो है आपके अपने जो रिजीम था, अगर देखा जाए तो रिजीम को बहुत तेजी से जो है एक्सपेंड किया। और आपने देखा जो मेन जो है बीजापुर का जो रीजन है और गोलकोंडा जो रीजन है, ये रीजन तक जो है अकबर नहीं पहुंच पाए थे, अकबर यहीं तक पहुंचे थे। ये अहमदनगर का जो रीजन था ये आपके अकबर के रीजन में आ चुका था, क्योंकि आपने पढ़ा था, क्योंकि शाहजहां के टाइम और जहांगीर के टाइम भी आपके इस पर अहमदनगर पर जो है आपके जो महाराष्ट्र में है वो कैप्चर हो चुका था। क्योंकि मेवाड़ का रीजन जो आपके रीजन अगर देखा जाए तो मेवाड़ के राजा जो अमर सिंह थे वही जो है आपके एक तरह से उनको पहले कैप्चर करने के बाद उन्होंने ही जो है अहमदनगर को कैप्चर कराया। तो ये जो रीजन था एक तरह से कहा जाए ये बाद में आपके जो राजपूत का जो पूरा स्टेट माना जाता था, एक तरह से ये पूरा रीजन पूरा राजपूत का माना जाता था। तो राजपूत के जो रीजन माने जाते थे ये सब जो है आपके एक तरह से धीरे धीरे करके इनकी जो है उसमें चलते चले आए, और यहां तक अकबर ने जो है आपके एक तरह से पूरी ऑक्यूपाई कर लिया था। लेकिन गोलकोंडा नहीं कर पाए अकबर, और बीजापुर नहीं कर पाए। यही कहा जाता है कि अकबर जब गोलकोंडा और बीजापुर को जो है आपके एक तरह से अपने टेरिटरी में लेने जा रहे थे या अटैक करने जा रहे थे यहाँ पे, तभी जो है आपके जहांगीर ने रिवोल्ट किया था दिल्ली में, जिसकी वजह से अकबर को वापस जाना पड़ा और ये काम नहीं हो पाया। लेकिन औरंगजेब जो है ऐसे एम्परर थे जो कि साउथ में चले आए, और जितना भी आपके गोलकोंडा था, बीजापुर था और विजयनगर का पूरा रीजन था, ये सब जो है आपके पूरा कैप्चर किया उन्होंने, और कैप्चर करके पूरे इंडिया में जो है आपके मुगल को फैला दिया। तो सबसे बड़ा रीजन अगर कहा जाए कि कब था मुगलों का, तो वो आपके औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के पीरियड में जो है सबसे बड़ा जो है आपके एक तरह से स्टेट होता है। और इंडिया के पूरे पोर्शन पे, पूरे कंप्लीट इंडिया, क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप कह सकते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज का इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है, नेपाल का क्षेत्र और बांग्लादेश पूरा रीजन, ये सब जो है आपके एक तरह से ऑक्यूपाइड था। और स्टार्टिंग में जैसे हमने आपको दिखाया भी था मैप में, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपके एक तरह से येलो वाला पार्ट है, यहां तक जो है आपके अकबर ने कैप्चर किया था। लेकिन ये जो ब्राउन वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो पूरा रीजन है, ये किसने कैप्चर किया? औरंगजेब ने। ये औरंगजेब का कैप्चर किया हुआ था। तो यहां तक औरंगजेब जो है आपके कैप्चर किया। तो जो बीजापुर वाला क्षेत्र था, गोलकोंडा था, और आपके जो है विजयनगर का क्षेत्र था, ये सब रीजन जो है जो अकबर नहीं ऑक्यूपाई कर पाए थे, वो साउथ इंडिया में आपके एक तरह से औरंगजेब एंटर कर चुके थे, और औरंगजेब जो है इसको ऑक्यूपाई कर गए, जो है इन्होंने अपनी टेरिटरी में शामिल कर लिया। अब देखिए, शाहजहां के बाद जो गद्दी पे आते हैं वो आते हैं आपके
औरंगजेब, जैसे हमने आपको बताया कि औरंगजेब जो है फेवरेट नहीं थे शाहजहां के, शाहजहां के फेवरेट जो है दाराशिको थे। तो दाराशिको ही जो है आपके थ्रोन लेते हैं, लेकिन औरंगजेब उसका रिवोल्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से एक बैटल होती है 1659 में, ये होती है बैटल ऑफ देवराय, और ये होती थी आपके दाराशिको और औरंगजेब के बीच में, दोनों भाइयों के बीच में, और जिसमें जो है आपके दाराशिको जो बड़ा भाई था ये आपके मारा जाता है। तो इसकी जो है आपके ये मर जाता है, और जिसकी वजह से जो है अब औरंगजेब थ्रोन को ले लेते हैं। औरंगजेब ही एक ऐसे, औरंगजेब का एक तो कहा जाए कि आलमगीर जिसको जो है कहा जाता था, तो आलमगीर जो है एक तरह से टाइटल था जो कि इनको औरंगजेब को मिला था। और औरंगजेब जो है आपके एक तरह से सबसे लंबे रिजीम, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, इंट्रोडक्शन में ही बताया था, सबसे कम ड्यूरेशन का जो है अगर मान लीजिए कहा जाएगा मुगल एम्परर कौन था, तो वो था बाबर 4 साल के लिए। और अगर सबसे ज्यादा टेन्योर का अगर जो है आपके किंग कहा जाएगा तो अकबर और औरंगजेब दोनों हैं 49 ईयर्स। तो 49 ईयर्स का पूरा स्पैन था अकबर का भी, और 49 ईयर्स का स्पैन था जो है आपके औरंगजेब का भी। इसलिए सबसे ज्यादा जो है आपके एक तरह से पीरियड अगर देखा जाए तो औरंगजेब और अकबर दोनों का मिलता है लगभग। तो ये जो है आपके औरंगजेब के बारे में है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो एक तरह से ताजपोशी होती है। तो ताजपोशी होने का मतलब जैसे मान लीजिए कोरोनेशन जिसको कहा जाता है, कोरोनेशन की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है, ये पहले ये एम्परर हैं जिनकी 2 बार हुई है, 1658 में और फिर 1659 में 2 बार इन्होंने करवाई कोरोनेशन की प्रोसेस। तो कोरोनेशन की प्रोसेस या ताजशाही अगर कहा जाए या ताजपोशी जिसको कहा जाता है, कि जिसमें कि आपके एक तरह से एम्परर पूरा जो है कमान लेता है, तो वो जो है 1658 में जो है आपके इन्होंने कर ली थी। लेकिन दाराशिको के साथ जो फाइट हुई, फाइट होने के बाद, क्योंकि उस टाइम जो है फुल फ्लैश जो है आपके ये जो है कोरोनेशन नहीं कर पाए थे, क्योंकि दाराशिको ने इसका रिवोल्ट कर दिया था, और जिसकी वजह 1659 में इसीलिए, और 1659 में जब जो है आपके एक तरह से ये फाइट होती है बैटल ऑफ देवराय की, तो जब दाराशिको मर जाता है तो उसके बाद फिर फाइनली ये डिसाइड हो जाता है कि औरंगजेब ही एम्परर है। तो उसके बाद 1659 में ये दोबारा जो है आपके एक तरह से कोरोनेशन कराते हैं। इनको जैसे मान लीजिए कि कई चीजें थी जो कि आपके बेहतर नहीं लगती थी, जैसे फॉर एग्जांपल जो कोर्टयार्ड था, जो कोर्ट में लोग आते थे, तो उसमें क्या होता था, उसमें औरतें भी और मर्द भी दोनों आते थे। तो औरंगजेब क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है चलना चाहते थे, जिसकी वजह से वो चाहते थे कि औरतों में पर्दा हो, और औरतों में पर्दा अभी तक किसी एम्परर ने नहीं किया था, क्योंकि सभी के जो है कोर्ट में आपके औरतें भी होती थी और मर्द भी होते थे। तो ये पहले एम्परर थे औरंगजेब जिन्होंने पर्दा सिस्टम लाने की कोशिश करी, और जिसकी वजह से इन्होंने झरोका दर्शन पूरी तरह से बंद कर दिया। तो झरोका दर्शन क्या था, औरतों का जो है आपके एक तरह से पूरे कोर्ट में आना। तो ये जो है आपके एक तरह से उनको एक अलग प्लेस दी जाती थी, औरतें आकर के बैठती थी और पूरा जो है सारी चीजें देखा करती थी। तो इनका ये मानना था कि औरतों का कोई काम नहीं है, क्योंकि मेन को ही जो है आपके एक तरह से सारी पावर दी गई है, और मेन जो है वही जो है आपके एक तरह से इसको राजकाज को चलाते हैं। तो इसलिए पर्दा सिस्टम करने के लिए कि औरतें सामने ना आए मर्दों के, इसलिए जो है उन्होंने इसको झरोका सिस्टम ही पूरी तरह से बंद कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी तुलादान, तुलादान को बैन कर दिया। तो तुलादान को बैन करने का मतलब क्या हुआ, तुलादान सिस्टम कब था, अकबर के टाइम। हमने आपको बताया था जिस टाइम जैसे कोई बैटल कोई जीत के आता था तो ढेर सारे जो है आपके इनाम लेकर के आता था, आपके हीरे जवाहरात सोना ये सब जो है आपके एक तरह से जीत के लाता था। तो जब जीत के लाता था तो एक तरह से कहा जाता था कि अकबर जो है गरीबों में बांटने के लिए अपना सदका निकाल देता था। तो इसलिए जो है आपके क्या करता था कि एक तराजू पे अकबर बैठ जाते थे और उनके वेट के बराबर जो है आपके सोना चांदी जो आपके जवाहरात हीरे जवाहरात होते थे उनको तौला जाता था और तौल करके बांट दिया जाता था आपके एक तरह से गरीबों में। और ये प्रचलन जारी रहा। अकबर के बाद जो है यही चीज जहांगीर ने किया,
कि गरीबों में जो है आपके ये बांटा जाता था। शाहजहां ने भी किया, लेकिन औरंगजेब जब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मिसयूज है। तो ये जो है आपके एक तरह से जो आपके एक तरह से कोष है, राजकोष है, उसका मिसयूज है। तो उसका यूज जो है आपके एक तरह से उनका मानना ये था कि राजकोष में ऐसे पैसे नहीं आने चाहिए, हक के पैसे आने चाहिए, और जो आपके एक तरह से खर्च हो वो भी हक पर ही खर्च हो, सिर्फ ऐसे फेंका और बांटा ना जाए। तो इसलिए उन्होंने इसको बैन कर दिया। और आपको याद होगा जब बलबन हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत में, तो बलबन ने एक त्योहार जो है शुरू किया था, नौरोज। तो नौरोज बलबन ने स्टार्ट किया था, और वो जो है आपके एक तरह से किसने क्लोज करा दिया, ये आपके इन्होंने जो है आपके औरंगजेब ने, कि औरंगजेब ने इस नौरोज के त्योहार को जो है आपके खत्म करा दिया। लेकिन अब राजकाज चलेगा कैसे, क्योंकि औरंगजेब भी जो अपने इतना बड़ा रीजन इन्होंने कर लिया था, इस रीजन को कैसे एम्पायर को चलाएं। तो चलाने के लिए एटलीस्ट जो है कुछ ना कुछ टैक्स आए। तो टैक्स के लिए जजिया टैक्स, जो जजिया टैक्स था उसको फिर से शुरुआत कर दी, फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बीच में बंद हो गया था जजिया टैक्स, लेकिन जजिया टैक्स को इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया, जो कि आपके एक तरह से रेवेन्यू होता था। और ये रेवेन्यू से जो है आपके एक तरह से जो जनरेट होता था रेवेन्यू, इसी से जो है आपके खर्च चला करता था। आपके जो आप जितना भी थ्रोन में खर्च होता था, या फिर जितना भी आपके एक तरह से आर्मी पर्सन पे खर्च होता था, या जो आर्मी रखने का जो खर्च आया करता था, या कोई इक्विपमेंट्स लेने का जो खर्च होता था, वेपन्स लेने का जो खर्च होता था, वो सारे खर्च बियर होते थे कैसे, इसी टैक्सेस से। जो टैक्स से रेवेन्यू आता क्रिएट होता था, उसी को एक्सपेंस में डाला जाता था। एक इंपॉर्टेंट चीज जो औरंगजेब की थी, औरंगजेब को बहुत खराब रूलर जरूर बोला जाता था, लेकिन हक का बहुत जो है आपके आप कह सकते हैं कि ऐसा एम्परर था जो कि इस तरह के इतिहास में, हिस्ट्री में कभी नहीं रहा। सभी हिस्टोरियन ने इस चीज को लिखा है, किसी हिस्टोरियन ने इस बात को नकारा नहीं है। क्या मेन चीज थी कि वो कभी भी, वो खुद राजा था, वो चाहे जितनी जो है चीजों को यूज कर सकता था, लेकिन उसने कभी एक पैसा भी जो है आपके एक तरह से राजकोष से नहीं लिया था। अपने खान पान राजा महाराजा की तरह नहीं करता था, अपने पैसे से करता था। जबकि वो जैसे राजकोष जो होता है वो इसी सब चीजों के लिए होता है, राजा के एक्सपेंस उठाने के लिए होता है, लेकिन वो राजकोष से कोई पैसा नहीं लेता था। तो होता क्या था या क्या करते थे, तो जैसे कहा जाता है या लोग बताते हैं कि राजा होने के बावजूद वो क्या करा करते थे, टोपी सिला करते थे, सोल्जर्स की ड्रेस सिलते थे, और सिल करके, टेलर थे, और सिल करके जो पैसा आता था उससे घर का खर्च चलाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो किसी भी एम्परर में नहीं थी, खुदगर्जी जिसको कहा जाता है। तो ये पैसे का मिसयूज न करना। जैसे और राजा जो थे वो सोचते थे कि भाई राजकोष भरा पड़ा है, ये हमारा तो ही है, जैसा चाहे हम उसका इस्तेमाल करें। लेकिन औरंगजेब एम्परर जो थे वो, उनमें ये सबसे बड़ी बात यह थी कि राजकोष का पैसा कभी इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, और हमेशा जो है आपके उस पैसे को इस्तेमाल किया जो वो खुद से कमाते थे। तो ये कहा जाता है कि वो अलग से जो है आपके वक्त निकाला करते थे, टोपी सिला करते थे, ड्रेस सिला करते थे, और इस तरह की चीजें सिल करके जो पैसा उनको मिलता था उससे जो है आपके एक तरह से अपना खर्च चलाया करते थे। जैसे आम आदमी अपना घर चलाता है उस तरह से जो है आपके ये भी चलाया करते थे। अब जो इनके रिजीम में जो कैंपेन है, इसको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली चीज तो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन जो अहोम्स थे, अहोम्स जो थे, जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में जो असम का पूरा रीजन आता है, वहां तक अब तक कोई नहीं पहुंचा था। ये पहले एम्परर थे जो अहोम्स तक पहुंच चुके थे, और अहोम्स को भी इन्होंने जीत लिया था। अहोम्स कहां पे, अरुणाचल प्रदेश, असम, इन सब रीजन में। तो ये जो है आपके एक तरह से, जबकि बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि रीजन बहुत बड़ा था, और बड़ा रीजन होने की वजह से इतनी दूर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ये तो आपके बंगाल का रीजन है, ये अहोम का पूरा रीजन हुआ करता था ये, और यहां से दिल्ली के एम्पायर से यहां तक कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि इस रीजन में 1663 से लेकर के 1680 तक खाली कंट्रोल रहा। उसके बाद ये फिर से स्वतंत्र हो गया, फिर से जो है आपके एक तरह से
ये कहा जाता है कि फिर से फ्री हो गया। तो 1680s में ये फिर से फ्री हो गया। तो क्यों हो गया? क्योंकि उतने दूर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में जो आज का अफगानिस्तान पाकिस्तान का रीजन है वो, तो यूसुफजई और सिख, ये जो है आपके दो, यूसुफजई क्या था? ट्राइब्स थे और वहां के जो है लोकल रूलर हुआ करते थे। तो मलाला यूसुफजई जैसे जिनको आपने सुना होगा, तो ये जो है आपके उसी ट्राइब से संबंधित है। तो यूसुफजई जो थे वो आपके एक तरह से रूलर्स हुआ करते थे उस रीजन के जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में आपके है। तो ये और सिख जो आपके एक तरह से पंजाब के रीजन में थे, इनको भी इन्होंने कंट्रोल किया, इनको भी अपने एनेक्स कर लिया अपने जो है टेरिटरी में, जबकि और कोई राजा लगभग इन लोगों को नहीं कर पाए थे। लेकिन कम ही समय के लिए किया, लेकिन जो है आपके एक तरह से इनको एनेक्स किया। फिर मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत्स ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रेबेलियन। राजपूत जो थे ये एक तरह से पूरी तरह से, जैसे आपने देखा कि अकबर के टाइम से जो है पूरी तरह से जो है आपके मुगल के साथ थे। तो मुगल के साथ जो है आपके एक तरह से थे, और मेवाड़ का जो पूरा रीजन था, तो इसमें अमर सिंह जो थे वो आपके एक तरह से पूरे जो है मुगल को सपोर्ट करते थे। और जितना भी गुजरात और राजस्थान और पूरा जो है मध्य प्रदेश का पूरा राजपूत का पूरा रीजन जितना था, वो सब जो है आपके एक तरह से मुगल के पास था, मुगल के अंडर में था। लेकिन ये जो आपके एक तरह से कुछ ऐसा कहा जाता है, हिस्टोरियंस ऐसा लिखते हैं कि कुछ ऐसा पीरियड आया जिसमें जो एक तरह से औरंगजेब थे, ये इनके इंटरनल पॉलिटिक्स में एंटर करने लगे। क्योंकि औरंगजेब भी जो है आपके एक तरह से होता क्या था, क्योंकि रिजीम बहुत बड़ा हुआ करता था, हर आदमी तो कंट्रोल करता नहीं था, कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो मुगलों ने क्या पॉलिसी ली, शुरू से ही क्या पॉलिसी थी कि जीत करके उन्हीं को दे दिया तुम रूल करो। तो राजपूतों को भी उन्होंने जीत करके राजपूत को दे दिया कि तुम रूल करते रहो। तो मेवाड़ में भी वही चीज हुई कि तुम रूल करते रहो लेकिन तुम हमारे अंडर में रहोगे। तो बहुत ऐसा भी हुआ कि जिसमें कि औरंगजेब ने इंटरफेयर करने की कोशिश करी उन लोगों के जो है आपके मैटर में, क्योंकि वो ये मुगल के अंडर में थे। तो उनको ये चीज बुरी लगी, फिर रेबेलियन स्टार्ट हो गई और फिर से जो है आपके एक तरह से फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। और फिर इसी वजह से जो है आपके रेबेलियन होने की वजह से एक जो है आपके ये कहा जाता है कि राजपूत जिनका नाम शिवाजी होता है, शिवाजी उभर करके आते हैं और ये मराठा के रीजन से जो है आपके एक तरह से उभर करके आते हैं। तो औरंगजेब इनको पैगाम पहुंचवाते हैं कि आप जो है मुगल शासन को या मुगल के शासन को एक्सेप्ट कर लीजिए, हमारी अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लीजिए। शिवाजी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि शिवाजी जो है आपके एक तरह से शिवाजी एक्सेप्ट करके फिर आगरा बुलाए जाते हैं, आगरा ये जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो है शिवाजी वहां से भाग जाते हैं, आगरा से फ्लड कर जाते हैं और फ्लड करके फिर महाराष्ट्र में आकर के जो है कहा जाता है कि पहाड़ियों में आकर के आपके छुप जाते हैं, रहने लगते हैं। तो कई बार औरंगजेब ने अटैक किया, लेकिन जो है आपके जो है शिवाजी को वहां से पकड़ नहीं पाए। तो कई बार औरंगजेब जो है, औरंगजेब की सेना जाती थी उस रीजन में घूमती थी, लेकिन जो है शिवाजी उन्हीं जो है आपके एक तरह से जो वेस्टर्न घाट्स हैं तो वो जो है पर्वतों में चले जाते थे और जो है ये मिलते नहीं थे। तो कई बार जो है आपके इनको पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट तक जो है आपके शिवाजी को ये पकड़ नहीं पाए। तो ये जो है एक तरह से ये कहा जाता है। और दूसरी चीज ये है कि प्रिंस अकबर, अब आप अकबर से वो जो है आपके इसको कंपेयर मत करिएगा, ये वो अकबर नहीं है, ये प्रिंस अकबर है। प्रिंस अकबर कौन? औरंगजेब का बेटे के नाम का भी अकबर था। तो प्रिंस अकबर जो है औरंगजेब के अगेंस्ट में रिबेल कर जाते हैं, और ये अगेंस्ट में इसलिए रिबेल कर जाते हैं कि इनको भी क्या होता है, ये भी जो है एक तरह से चाहते थे कि हमें अब गद्दी मिल जाए। तो इसलिए प्रिंस जो है अकबर जो है आपके औरंगजेब के अगेंस्ट में रिबेल करते हैं। और जब रिबेल करते हैं तो इनके अगेंस्ट में जो आपके एक तरह से डेक्कन सल्तनत होती है, जो डेक्कन में आपकी होती है साउथ इंडिया में, और क्या कहते हैं मराठा होते हैं जो शिवाजी होते हैं,
वो इनका सपोर्ट कर देते हैं प्रिंस अकबर का, और प्रिंस अकबर का सपोर्ट करके प्रिंस अकबर को जो है आपके भगवा देते हैं, और ये भाग करके कहां जाते हैं, सफावीद। सफावीद याद है आपको, सफावीद में पहली बार किसने जो है आपके एक तरह से शरण ली थी, बाबर ने, और सफावीद में ही हुमायूं ने जो है आपके शरण ली थी। तो अब सफावीद फिर आया, जो है आपके प्रिंस अकबर भी वहां गए और वहां पर जो है इन्होंने शरण ली, और एक तरह से ये कहा जाता है कि सफावीद एम्पायर ने फिर से जो है इनको सपोर्ट किया। फिर आफ्टर अकबर्स रेबिलियन औरंगजेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट द डेक्कन सुल्तानेट। बीजापुर वॉज इनेक्स्ड इन 1685 एंड गोलकोंडा इन 1687। जो साउथ में जहां अकबर नहीं पहुंच पाए थे, जो हमने आपको अभी बताया, क्योंकि प्रिंस अकबर का सपोर्ट कर रहे थे साउथ वाले, डेक्कन वाले, इसलिए औरंगजेब ने क्या किया, अपनी आर्मी को भेज करके बीजापुर और गोलकोंडा दोनों को एनेक्स करा लिया अपने टेरिटरी में। तो साउथ इंडिया जो आपको बता रहे थे, गोलकोंडा और जो है बीजापुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। तो ये जो है यहां पर जाकर के इन्होंने जो है आपके एक तरह से इन दोनों टेरिटरी को जो है आपके एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया औरंगजेब ने। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के अगेंस्ट में रिबेल करा रहे थे इन लोग। क्यों? किसका सपोर्ट कर रहे थे? प्रिंस अकबर का। प्रिंस अकबर कौन थे? एक तरह से औरंगजेब का लड़का था। तो औरंगजेब का लड़का क्योंकि औरंगजेब के अगेंस्ट में जो है आपके एक तरह से रिबेल कर रहा था, और औरंगजेब का जो लड़का था, जो प्रिंस अकबर, उन्हीं का सपोर्ट कौन कर रहा था? बीजापुर और जो है आपके गोलकोंडा। इसीलिए जो है आपके औरंगजेब ने इनके ऊपर अटैक किया और इसको पूरा जो है टेरिटरी अपने अंडर में ले लिया। फ्रॉम 1698 औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास who started guerrilla war, and Aurangzeb also had to face the rebellion in North India, 6 Jats and Satnamis in the northeast of the Ahoms in the Deccan of the Marathas। इसके मतलब क्या हुआ कि 1698 में औरंगजेब ने सारा कमान अपने हाथ में ले लिया, और उसके बाद जो है इन्होंने जो है अटैक करना शुरू किया। तो मराठा पे, शिवाजी पे फिर अटैक किया इन्होंने। तो शिवाजी पे कई बार अटैक किया, लेकिन शिवाजी क्या करते थे, शिवाजी क्योंकि जो है आपके पर्वतों में जो है आपके छुपे हुए थे, इसलिए ये गोरिल्ला वार करते थे। आते थे, आर्मी को मारते थे, फिर जाके छुप जाते थे। तो इसको गोरिल्ला वॉर कहते हैं। तो गोरिल्ला वॉर के मतलब कि कभी भी फ्रंट में नहीं लड़ाई हुई। तो फ्रंट में कभी लड़ाई नहीं हुई, जिसकी वजह से शिवाजी हमेशा गोरिल्ला वॉर करते थे। आते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, जैसे ही देखते थे कि पल्ला जो है कमजोर हो रहा है, फौरन भाग करके छुप जाया करते थे। तो ये जो है आपके एक तरह से चलता रहा, और जिसकी वजह से अब क्योंकि नीचे औरंगजेब जो है आपके साउथ डेक्कन में पहुंच चुके हैं, इसलिए ऊपर के अहोम जिनको जो है इन्होंने कैप्चर किया था 1663 में, अहोम जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट में थे। तो हमने आपको बताया अरुणाचल प्रदेश, असम वाला रीजन, वो इनके हाथ से जाने लगा क्योंकि उतना कंट्रोल रहा नहीं वहां पे। सिख, जाट और सतनामीज जितने थे, तो ये आपके जाट वाट का रीजन जो आपके एक तरह से हरियाणा का रीजन होता है वहां, और सिख का रीजन पूरा पंजाब का जो रीजन था, वहां तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अब ये कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे साउथ को, और जिसकी वजह से अकबर जहां नहीं पहुंच पाए थे डेक्कन में, वहां अब ये पहुंच चुके थे। लेकिन ऐसा करने पर जो है आपके इनका नॉर्थ वाले पोर्शन जो है आपके डिस्टर्ब होने लगे, और जगह जगह पर रिवोल्ट होने लगे और रिबेल होने लगा, और जो रूलर्स थे ये फिर से अपनी पोजीशन पर आ गए, और मुगल से जो है आपके एक तरह से कहा जाए मुगल से स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। औरंगजेब जो थे, इनकी वाइफ का नाम था दिलरास बानो। दिलरास बानो के नाम से जाने जाते हैं इनकी वाइफ। उन्हीं की याद में इन्होंने औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनाया। तो बीबी का मकबरा के नाम से जो है आपके बनाया, और ये एक तरह से इसको ब्लैक ताजमहल के नाम से जाना जाता था। ब्लैक ताजमहल के नाम से इनको जो है आपके इसको रिप्रेजेंट किया गया। कहा गया कि एक तरह से ये भी कहा जाता है, आर्किटेक्ट ये कहते हैं कि शायद जो है ताजमहल की नकल करने की कोशिश की गई। जो ताजमहल है उसकी नकल करने की कोशिश की गई, लेकिन ताजमहल को देखने के बाद, इस स्ट्रक्चर को देखने पर आपके क्लियरली ये समझ में आता है कि उसका स्टैंडर्ड कुछ और है और इसका स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं था। तो जिसकी वजह से औरंगजेब का ये जो बीबी का मकबरा जिसको कहा जाता है,
तो जो दिलरास बानो इनकी वाइफ थी, इनके जो है याद में इन्होंने बनवाया था, तो इसको ब्लैक ताजमहल भी बोला जाता है। ये ब्लैक ताजमहल बोला जाता है कि ताजमहल की नकल की गई, लेकिन जो है आपके एक तरह से कहा जाता है, कुछ हिस्टोरियंस ऐसे लिखते हैं कि नकल भी पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं की गई, जिसकी वजह से आपके एक तरह से एक खूबसूरत चीज पे जो ब्लॉट होता है, धब्बा होता है, तो इसी तरह से कहा जाए ताजमहल पर वो धब्बा दिखाई पड़ता है। ऐसा जो है कुछ हिस्टोरियंस ने इस पर लिखा है, तर्क जो है आपके तंज जो होता है वो किया है कि ताजमहल की तुलना में वो एक तरह से एक ब्लॉट है, क्योंकि ताजमहल की जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही फाइन है और बहुत ही जो है खूबसूरत बनाया गया है उसको, लेकिन उसके तुलना में अगर इसको देखा जाए तो ये कहीं पर स्टैंड नहीं करता। मोती मस्जिद जो दिल्ली की है वो आपके औरंगजेब ने ही बनवाया था, और औरंगजेब का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में अक्सर ये पूछ लेता है। ऑटोबायोग्राफी औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब पढ़े लिखे थे और जो है आपके एक तरह से पोइट थे और काफी कुछ लिखा करते थे पर्शियन लैंग्वेज में, तो इन्होंने फतवाए आलमगीर एक जो है आपके एक तरह से फतवे की बुक लिखी, क्योंकि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके सोचते थे, इनके सारे काम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से होते थे, तो इस्लाम बेस्ड इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ऑटोबायोग्राफी क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक इस्लाम का सच्चा जो है आपके नुमाइंदा कहा है, एक सच्चा जो है आपके मुसलमान कहा है, तो इसलिए सच्चा मुसलमान होने को इन्होंने अपने जो है ऑटोबायोग्राफी फतवाए आलमगीरी में जो है आपके रिप्रेजेंट किया, और ये फतवाए आलमगीरी जो है ये पर्शियन लैंग्वेज में आपके इन्होंने लिखा, तो ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी जो कि आपके लिखी गई इनके द्वारा। अब देखिए, एक एम्परर जब अपनी गद्दी को छोड़ता है, अपने थ्रोन को छोड़ता है और अपना दूसरा उत्तराधिकारी जो होता है, उत्तराधिकारी का मतलब जो आपके थ्रोन को लेता है, सक्सेसर जो होता है, वो जो है आपके कैसे उस थ्रोन को लेगा, तो थ्रोन कैसे दी जाती थी या गद्दी कैसे दी जाती थी, तो इसके दो तरीके हुआ करते थे, और इन दो तरीकों में से जो है आपके एक तरीका जो है आपके मुगल जो है आपके यूज करते थे, जो कि बहुत डिफरेंट था, और बाकी इंडियन रूलर्स जितने थे वो दूसरे तरीके को अडॉप्ट किया करते थे। तो ये क्या तरीका है सक्सेशन का, क्या तरीका होता था या किस तरह से जो है थ्रोन दिया जाता था, ये देख लें। जैसे दो तरीका सक्सेशन का दिया गया है मुगल ट्रेडिशन में, अगर देखा जाए तो मुगल ट्रेडिशन क्या था ऑफ सक्सेशन, तो दो तरीके होते हैं आपके सक्सेशन के। एक है प्राइमोजेनिचर, प्राइमोजेनिचर एक होता है, और एक होता है कोपरा सिनेरी इनहेरिटेंस। मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लीजिए। प्राइमोजेनिचर, प्राइमो मतलब होता है प्राइम, जेनिचर मतलब जेनेसिस से, मतलब जो आपके एक तरह से उत्पत्ति हुई है, तो कहने का मतलब प्राइम के मतलब होता है पहला। तो अब यहां पर क्या है कि प्राइमोजेनिचर जो है आपके एक तरह सक्सेशन क्या हुआ करता था कि अगर कोई राजा है और इस राजा के मान लीजिए कि 5 बेटे हैं, 3, 4, 5 बेटे हैं, तो अब जब राजा नहीं रहेगा तो थ्रोन पर कौन आएगा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा, एल्डेस्ट सन। अगर एल्डेस्ट सन को थ्रोन दे दिया जाएगा, अब बाकी 4 लोग, बाकी 4 बेटे इस एल्डेस्ट सन के साथ रहेंगे और इनको फॉलो करेंगे, मतलब इन चारों बेटों को कुछ नहीं मिलता। अगर इन चारों बेटों को कुछ नहीं दिया जाता, बस ये कहा जाता है कि अपने बड़े भाई के साथ रहो, और बड़े भाई को सब कुछ दे दिया जाता है, तो ऐसे जो है आपके सक्सेशन को क्या कहा जाता है, प्राइमोजेनिचर। तो इंडिया के जितने रूलर्स थे वो यही करते थे, इंडिया के जितने रूलर्स अब तक हुए हैं उन सब ने यही किया है कि जब कोई किंग होता था तो उसके बाद जो सक्सेसर होता था बड़ा बेटा होता था, और बाकी जो 4 बेटे होते थे उसको कुछ नहीं मिलता था, वो हमेशा एल्डेस्ट सन के साथ रहे। मतलब ऐसा जो है आपके एक तरह से जो है इस चीज को बांटा जाता था। इसमें क्या होता था, कभी कभी
अब जो सबसे एल्डेस्ट सन है उसकी तो जो है आपके एक तरह से पहले से पता है कि हाँ हमें राजा बनना है। अब बाकी जो 4 लोग हैं वो कहेंगे कि हमें राजा नहीं बनना है। तो इसमें षड्यंत्र होता था। इसमें ये होता था कि जैसे कभी कभी बड़े लड़के को मार दिया जाता था या फिर कुछ जहर दे दिया गया या कुछ कर दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी, अगर आप देखेंगे इंडिया के रूलर्स में, तो इस तरह की हिस्ट्री मिलती है कि ऐसा किया गया सिर्फ गद्दी पाने के लिए। तो इस तरह का जो है आपके इतिहास में बहुत सारी जगह पर इस तरह की चीजें दिखाई पड़ती हैं। तो अगर एल्डेस्ट सन को जो है आपके एक तरह से गद्दी दे दी जाएगी और बाकी सबको उसके साथ रख दिया जाएगा और बाकी को गद्दी नहीं दी जाएगी, तो वो थ्रोन जो आपके होता है वो प्राइमोजेनिचर कहलाता है। और कोपरा सिनेरी इनहेरिटेंस के मतलब क्या होता है? कोपारा सिनेरी इनहेरिटेंस जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि किंग की जितने भी चीजें हैं उसको 5 भागों में बांट दिया जाए, सबको थ्रोन दिया जाए, तो सबको कुछ कुछ हिस्सा दे दिया जाए। अब ये डिपेंड करता है कि किंग प्रेफरेंस किस रीजन को किसको देता है। मान लीजिए वो चाहे, मान लीजिए ये 5 रीजन है, अब वो प्रेफरेंस दे सकता है, 5 को देगा जरूर, लेकिन अब ये प्रेफरेंस दे रहा है कि जो हमारा तीसरा वाला बेटा है वो इस थ्रोन पे आए, जो पहला वाला है वो यहां आए, जो 5वां वाला है वो यहां आए, दूसरा वाला यहां आए, चौथा वाला यहां आए। तो अगर मान लीजिए उसकी जो पूरा एम्पायर है, उस पूरे एम्पायर में बस ये है कि आपके एक तरह से चॉइस कर सकता है कि यहां पर इस बेटे को बैठा ले, यहां पे इस बेटे को, यहां पर इस बेटे को, ये चॉइस हो सकती है, लेकिन मिलेगा हर बेटे को कुछ ना कुछ चीज। तो कोपारा सिनेरी क्या होती है? कोपारा सिनेरी इनहेरिटेंस के मतलब होता है अपने आप से ऑटोमेटिकली जो रियासत है वो बटेगी, और वो रियासत जो बटेगी वो 5 लड़कों को मिलेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े एक लड़के को मिलेगी, सारे लड़कों को मिलेगी। और इसी चीज को फॉलो कौन करते थे? मुगल करते थे। मुगल में यह होता था कि चाहे जितना जो है आपके एक तरह से किंग जब हटता था तो उसके बाद जो बंटवारा हुआ करता था, अब जैसे मान लीजिए कि बाबर के खत्म होने के बाद जब हुमायूं को दिया गया तो हुमायूं के हाफ ब्रदर को भी दिया गया, जो कि काबुल आबुल का पूरा रीजन दिया गया था। तो आपने देखा हाफ ब्रदर को भी मिला। तो वो किस वजह से? वो इसी वजह से। कोपारा सिनेरी जो है आपके इनहेरिटेंस जो है आपके एक तरह से फॉलो करते थे मुगल। तो मुगल सबको जो है अपने हिस्सा देते थे, भले ही किसी को ज्यादा किसी को कम, और किसी को जो है आपके कोई प्राइम हिस्सा किसी को दे दिया जाता था, वो चॉइस पर होता था, लेकिन मिलता सबको था। तो सबके पास सारे हिस्से जाते थे। तो जिसकी वजह से कंट्रोल भी थ्रोन का जो है आपके एक तरह से अच्छी तरह से हो जाता था, और सबको जो है आपके एक तरह से हर आदमी अगर अलग अलग एरिया पे बैठा हुआ है तो वो इजीली जो है आपके एक तरह से जो है थ्रोन को देख भी सकेगा। तो मेनली जो है 2 तरह के सक्सेशन होते हैं, और जो इंडिया में देखा गया इंडिया के रूलर्स, तो वो पहला वाला था प्राइमोजेनिचर, और जो कोपारा सिनेरी इनहेरिटेंस है ये जो है मुगल फॉलो करते थे। अब देखिए मुगल जो है आपके किस तरह से किस स्ट्रैटेजी से वर्क करते थे, और मुगल्स का रिलेशन क्या था, मुगल्स रिलेशंस विद अदर रूलर्स के साथ इन्होंने रिलेशन कैसे बनाया था। ये सिर्फ उस पर कंपेन करते थे, उसको अटैक करते थे जहां पर कोई रूलर इसका अपोज करता था कि हाँ उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब वो जो है पहले वो अमन चैन के साथ वो चाहते थे कि हाँ कोई भी लड़ाई दंगा ना हो और आप जो है हमारी टेरिटरी में आ जाएं, और फिर आपको एक अच्छी पोजीशन, एक ऑनरेबल पोजीशन पे रखा जाएगा। और ये एक तरह से सिर्फ ऐसा नहीं कि कहते थे, किया भी, इतिहास है। और सारी चीजें जितने लोग अपने मन से वॉलंटरीली मतलब खुद से बिना कहे, जब उन्होंने देखा कि मुगल एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर है तो उन्होंने अपनी भी एम्पायर को उसी के साथ मिला दिया। ऐसा जितने लोगों ने किया है उन सबको बहुत रेस्पेक्टफुल वे में रखा गया, उनको बहुत ऑनर दिया गया, और उनको एक बहुत नोबल पोस्ट दी जाती थी, और वो हमेशा जो है नोबल पोस्ट पर रहते थे। और जो है हर एक चीज, मतलब जिस तरह से एक रूलर जब मिलता था तो राजा जिस तरह से रूल करता है उसी तरह की पोजीशन में उसको रखा जाता था। उसको ऐसा कभी ना लगे कि हाँ हम, अगर मान लीजिए कि हमें एनेक्स कर दिया गया है, एनेक्शर हो गया है हमारे जो है आपके एम्पायर का,
हमारा एम्पायर अगर मिल गया है तो हम बंदी की तरह रहें या फिर आम आदमी की तरह रहें, ऐसा नहीं। मुगल क्यों बढ़ गए, या हर जगह उनका जो है एक तरह से एम्पायर कैसे बढ़ गया? एम्पायर उनकी जो आपके एक तरह से उनके अंदर जो पोलाइटनेस थी उसकी वजह से बढ़ा। पोलाइटनेस ये थी कि जब वो किसी को एनेक्स करते थे, कोई जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती पहले पैगाम भिजवाया, नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके उसको कंप्लेन किया, उसके ऊपर अटैक किया, अटैक करने के बाद भी जो चीजें जो है आपके ली जाती थी उसको फिर से वापस कर दी जाती थी। कहा जाता था कि ये लो, तुम जो है अब तुम अपने ही जमीन पे रहो, तुम अपना रूल करते रहो, लेकिन अब क्योंकि तुम हार चुके हो इसलिए मुगल के अंडर में रहोगे। बस इतनी चीज होती थी। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी जगह पर इस तरह की चीजें देखी, जैसे मेवाड़ में अगर आप देखेंगे तो मेवाड़ का क्षेत्र था, तो उसमें जो है अमर सिंह जो थे वो थे। फिर इसकी उसी तरह से मान सिंह को देखिए कितनी सम्मान के साथ रखा गया। मान सिंह को इक्विवेलेंट टू एम्परर रखा जाता था और राजा मान सिंह को राजा की तरह से रखा जाता था, क्योंकि वही होल सोल पूरा अकबर का जितना भी चीज देखते थे वो सब पूरा होल सोल देखते थे। वो पूरे कमांडर इन चीफ थे जो कि आपके पूरी आर्मी को जो है पूरा कंट्रोल किया करते थे, और इवन जो है अकबर की तरफ से पूरी वॉर करते थे, पूरी वॉर पर जाते थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो जो लोग एक्सेप्ट कर लेते थे अथॉरिटी, तो वो तो आसानी से, जैसे बहुत सारे लोगों ने कैसे जो है आपके एक तरह से मजबूत हुए, क्योंकि मेनी रूलर्स जॉइंड देम वॉलंटरली, जानबूझ करके लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनकी अथॉरिटी को। और जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, हु रिफ्यूज्ड, तो उनको जो है आपके एक तरह से उनके लिए कैंपेन किया जाता था, लेकिन उनको भी वापस कर दिया जाता था सारी। बहुत सारे जो है आपके एक तरह से जिन्होंने रूलर्स ने वॉलंटरली जो है आपके एक्सेप्ट किया मुगल्स को, तो उन्होंने बहुत सारों ने शादी कर दी मुगल के साथ। तो मैनी मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस, बहुत हाई पोजीशंस पे उनको रखा गया उनकी बेटियों की शादी करके। जैसे सिसोदिया राजपूत थे, सिसोदिया राजपूत ने क्या किया था, सिसोदिया राजपूत जो आपके थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था एक्सेप्ट करने को मुगल अथॉरिटी को, लेकिन सिसोदिया राजपूत को फिर मुगल ने हराया, और हराने के बाद, डिफीट देने के बाद, फिर जो है आपके उनको बहुत इज्जत के साथ ट्रीट किया, ट्रीटेड ऑनरेबली, और फिर इसके बाद उनको वापस कर दिया जो उनका जो है जमीन थी। तो उनकी जमीन या उसी को वतन कहा गया, तो जमीन उनकी वतन को वापस कर दिया गया, उनके जमीन को वापस कर, उनके देश को वापस कर दिया गया। तो वो जमीन जो हुआ करती थी उनके रूलर की जो जमीन होती थी वो रूलर का देश होता था या रूलर का वतन होता था, वो वापस कर दिया। और बैक एस जो है आपके असाइनमेंट, गिवन बैक देयर लैंड एस असाइनमेंट। तो वतन जागीर जिसको कहा जाता था, तो वतन जागीर के नाम से जो है आपके सारी चीज जो है वापस कर दी जाती थी। तो ये जो है आपके मुगल के पास एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी। और मुगल क्योंकि ये सारी चीजें कर रहे थे, अटैक करते थे, फिर उसके बाद जो है आपके एक तरह से कहते थे कि हाँ आप इसी पे रहिए, आप रूल करते रहिए, लेकिन बस मुगल के अंडर में रहेंगे। वापस चीजों को मिल जाती थी रूलर्स को, और रूलर्स अपने जो है अपोजिशन को एंजॉय किया करते थे। तो इससे क्या होता है, उनकी टेरिटरी बहुत तेजी से बढ़ती चली गई। पूरे इंडिया, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर वो कैसे फैल गए, इसी तरह से। तो पहले हरा करके उन्हीं को दे दिया, क्योंकि बहुत सारा रीजन ऐसा था कि जहां पर आपके एक तरह से जो है आपके कंट्रोल नहीं हो पाता। तो कंट्रोल न कर पाने के कारण मनसबदारी, अभी आप आने वाला है, जस्ट अभी आप पढ़ने वाले हैं, मनसबदारी सिस्टम इसीलिए स्टार्ट किया। मनसबदारी क्या था कि हमने जीता, जीत करके तुमको फिर वापस दे दिया, अब तुम मनसब बन गए और एक पोजीशन तुम्हें मिल गई, एक अथॉरिटी मिल गई, और तुम उस पोजीशन पे जो है आपके रहो और रूल करते रहो हमारी तरफ से। तो इस तरह से जो है आपके एक तरह से जो मुगल अंपायर था बहुत तेजी से ग्रो करने लगा, बहुत तेजी से एक्सपैंड करने लगा, और टेरिटरी जो है बहुत तेजी से इनकी साउथ की तरफ भी बढ़ी। अब देखिए आता है मनसबदार एंड जागीरदार। मनसबदार एंड जागीरदार क्या था? एक्चुअल में जो आपके एक तरह से जो मुगल थे ये कहां के थे, टर्किश थे। ये एक्चुअल जो थे ये टर्किश थे, तो टर्क के रहने वाले थे। तो तुरैन इनको कहा जाता था। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन है हम,
उसी तरह से टर्किश वालों को टुरैन कहा जाता है। ये टुरैनियंस थे। इनके अलावा जब इन्होंने इंडिया में आए और चीजों को कंक्योर करने लगे तो इनको बहुत सारे लोग मिले यहीं पर इंडिया में ही, क्योंकि बहुत सारे रूलर ऐसे थे जो बाहर से आए थे, अफगानी भी आए थे, ईरानी भी आए थे, इंडियंस भी मौजूद थे यहीं पे। तो धीरे धीरे करके जब जो है आपके मुगल एक एक करके जीतने लगे तो कहीं कहीं पे जो है आपके इंडियन रूलर्स को भी उन्होंने जो है अपने जो है हिस्से में लिया, कहीं कहीं पे अफगान रूलर्स को भी लिया, कहीं कहीं पर जो है आपके एक तरह से जितने भी आसपास के रीजन के थे इंडियन रूलर्स को भी लिया। तो बहुत सारे ऐसे जो है आपके रूलर्स थे जिनको इन्होंने एक्सेप्ट किया। ईरान के बहुत सारे जो है आपके एक तरह से रूलर्स को एक्सेप्ट किया। तो इन्होंने क्या किया, ये धीरे धीरे टर्किश नोबल्स तो इनके पास थे ही थे, क्योंकि इनको अपने एम्पायर को चलाना था, बड़ा एम्पायर था। अब इनके पास टर्किश नोबल्स कहां तक इतने ज्यादा होंगे, तो जो बेहतर थे, जो कैपेबल थे, वो तो थे ही इनके पास। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, ईरानी, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास में से जितने कॉम्पिटेंट लोग थे उन सबको इन्होंने निकाला। जैसे राजपूत में जो कॉम्पिटेंट थे, जो राजा थे, जो किसी रीजन पे रूल कर रहे थे, मराठा जो रूल कर रहे थे, इन सब को जो है आपके क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया अपने साथ, और इंक्लूड करके इन सबको अपनी अपनी पोजीशन दे दी। इन सबको अपने अपने पोजीशन पर एक तरह से अलग अलग जगह पर आपके रूलिंग के लिए दे दिया। तो ये जो आपके एक तरह से रीजन पूरा एम्पायर था, ये छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया। ये आपके छोटे छोटे हिस्सों में इस तरह से बांट दिया गया। और यही जो है, जब ये हेड बना दिए गए, जो लोग हेड बनाए गए, इन्हीं को कहा गया मनसबदार। और इनका जो पूरा रीजन था वो मनसब कहलाने लगा। मनसब जो एक तरह से कहा जाता है पोजीशन, रूलर, रूल करना। तो एक तरह से मनसब जो थी इनकी पोजीशन थी, और मनसबदार इनको कहा गया क्योंकि ये पूरे रीजन के जो है आपके एक तरह से हेड बना दिए गए। तो इस तरह से जो पूरा एम्पायर था वो अलग अलग मनसब के द्वारा देखा जा रहा, मनसबदारी इसी को कहा गया। तो मनसबदारी सिस्टम क्या था, इन्होंने इस तरह से मनसबदार बना दिए। अब एक मनसब में, एक मनसबदारी रीजन में ढेर सारे जो हैं आपके ऐसे भी लोग होंगे जो कि आपके बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होंगे, बहुत जिनके पास जमीनें हैं, ये सारी चीजें हैं। तो मनसबदार जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरह के लोगों को चूज कर लिया, और चूज करके जो है जो जिनके पास जागीर थी, जमीन थी, तो उनको चूज कर लिया, और चूज करके जो है अपने रीजन को चलाने के लिए उन्होंने अपॉइंट कर लिया। तो मुगल सर्विसेज को जो दे रहा था, जैसे हम लोग जैसे सिविल सर्विसेज देते हैं, तो सिविल सर्विसेज में जो लोग आते हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस हम लोग बोलते हैं कि नहीं, तो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गया। उसी तरह मुगल सर्विसेज था। तो जितने मनसबदार थे वो सब क्या थे, मुगल सर्विस दे रहे थे। तो मुगल को सर्विस देने वालों को ही मनसबदार कहा गया। और मनसबदार ने क्या किया, छोटे छोटे अलग अलग रीजन में एक मनसबदार ने अपने अंडर में ढेर सारे जागीरदार रख लिए। तो जागीरदार कौन थे, जो उन्हीं के रीजन में जो बड़े बड़े जो है आपके लैंडलॉर्ड्स थे, तो उनमें से आपके कुछ लोगों को छाटा और उनके जो लैंड जो आपके एक तरह से देख रहे थे उनको छाटा, और उन्होंने जो है उनको जो है एक तरह से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हुआ करती थी या किस तरह से होती थी, इसी को जो है आपके समझने वाली चीज है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है मनसबदार में और जागीरदार में। तो मनसबदार कौन था, जो पूरे एम्पायर के कुछ रीजन पर रूल कर रहा था। तो ये बड़े लोग हुआ करते थे, जो आपके एक तरह से जिनके पास कुछ क्वालिटीज हुआ करती थी, उनको मनसबदार बनाया जाता था। और मनसबदार जो है आपके एक तरह से अपॉइंट करते थे, या जो है आपके एम्परर विद द हेल्प ऑफ मनसबदार जो है एक तरह से जागीरदारों को लेता था। जागीरदार क्या करते थे, जैसे जगह जगह से जागीरदार से ही, जो जागीरदार हुआ करते थे वो खुद अपना भी और आसपास के रीजन का रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। रेवेन्यू कलेक्ट करके मनसबदार को दिया। मनसबदार क्या करते थे, वो आपके एम्परर को जो है आपके एक तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करके देते थे। तो क्या है कि एक आदमी अगर राजा ही सारा काम करेगा तो इतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। इसीलिए मुगल क्यों सक्सेसफुल थे, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी। ऐसी स्ट्रैटेजी कि इन्होंने मनसबदार को एक पोजीशन दे दी, मतलब वो खुद पूरा उस पूरे रीजन कर रहा है,
और मनसबदार जो है आपके एक तरह से जागीरदारों से आपके एक तरह से जो है वहीं पे वर्क भी करा रहा है, रेवेन्यू भी ले रहा है। ये सारी चीजें थी जो कि आपके की जाती थी। अब देखिए जो मनसबदार हुआ करते थे तो उनके पास दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती थी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो ये कि आपके पूरे रीजन को उनको देखना है, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, वहां जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसके जो है उससे अब क्या क्या करेंगे। दूसरा जो इनका काम था वो ये क्या था, पूरी फौज तैयार करेंगे। तो जो आपके एक तरह से जो सवार होते थे या घुड़सवारी होती थी, जो कैवलरी होती थी, वो तैयार करना मनसबदार का काम था। तो अपने अपने रीजन से जो है आपके एक तरह से कैवलरीज ये तैयार करते थे, तो इसके मतलब सोल्जर्स रखते थे। तो अलॉटेड जो है सोल्जर्स हुआ करते थे। तो हर मनसबदार के पास कुछ ना कुछ कैवलरी होती थी, कुछ ना कुछ सोल्जर्स हुआ करते थे, जिसको रिकॉर्ड करवाते थे, वो रजिस्टर्ड करवाते थे कि हाँ हमारे पास इतने सोल्जर्स हैं, इतने जो है घोड़े हैं, और इन सब चीजों की, घोड़ों की जो है आपके एक तरह से जो कैवलरी मैन होते थे उनकी सब मतलब रजिस्टर्ड किया जाता था उनको। और जब ये पता रहता था इस मनसब में, इन मनसबदार जो होंगे, इस मनसबदार के अंडर में इतने जो है आपके हॉर्समैन हैं और इतने जो है हॉर्सेस हैं, तो उसी हिसाब से उनको सैलरी डिप्यूट कर दी जाती थी। तो उनको क्या कर दिया जाता था, उनको जो है आपके सैलरी दे दी जाती थी। तो ये जो है आपके सैलरी जो दी जाती थी, इसको जो है आपके कैसे दी जाती थी या किस तरह से दी जाती थी। तो अब डिसाइड कैसे होता था, डिसाइड होता था जात से। जात, अब जात क्या है ये समझिए। जात जो है एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू थी, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये किस बेसिस पे निकाली जाती थी, जात जो थी ये न्यूमेरिकल वैल्यू, वो किस बेसिस पे निकाली जाती थी, वो बेसिस होता था जो है ग्रेडिंग सिस्टम जो होता था, वो होता था आपके रैंक कैसे डिसाइड होती थी, जो आपके एक तरह से आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितना आपके अंदर दमखम है, क्या चीजें आपको आती हैं, आपके पूरे रीजन में कितना कंट्रोल है, आपकी जागीरदारी कितनी है, इन सभी चीजों को लेकर के एक तरह से यह डिसाइड किया जाता था कि आपकी रैंक क्या बनेगी। और इस तरह से आपको क्या दिया जाता था, आपको एक तरह से नंबर्स दिए जाते थे। तो इसी नंबर को क्या कहा जाता था, जात। तो जात जो होती थी ये एक तरह से क्या होता था कि आपके न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पर ही आपकी सैलरी डिसाइड होती थी। आपकी जात जितना ज्यादा होगी, जात ज्यादा होने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी जितनी ज्यादा होगी उतना बड़ा रैंक हो गया आपका, उतना ही ज्यादा आपकी सैलरी भी होगी, उतना ही ज्यादा आपको ऑनर किया जाएगा, उतना ही ज्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये कौन डिसाइड करेगा, जात। तो जात जो निकाली जाती थी वो आपकी कैपेबिलिटी पे निकाली जाती थी। और वहां पर जैसे मान लीजिए कि सिविल सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होता है, जब रिक्रूटमेंट होता है तो हर तरह से आपके एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो पहले जो है आपके एक तरह से जो है एक तरह से प्री एग्जाम होता है, उसके बाद फिर आपका रिटन एग्जाम लिया जाता है, फिर इंटरव्यू लिया जाता है, हर तरह से जज कर लिया जाता है। उसी तरह से एक तरह से पूरा सिस्टम इनका, और इनका भी जो सिस्टम बना था तो उसमें क्या करते थे कि जो भी मुगल सर्विसेज में आता था तो उसकी पूरी सारी एनालिसिस किया जाता था, और उस बेसिस पे उनको जात दे दी जाती थी। तो जात जो है एक तरह से उनका नंबर हुआ करता था। तो जो आपके जितना ज्यादा नंबर होता था, सबसे ज्यादा जो नंबर होता था न्यूमेरिकल वैल्यू, वो 5000 होता था। तो 5000 जात अगर है तो बहुत हाई फाई आदमी है, फिर उसके मतलब उसके पास सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद 1000 जात, तो 1000 जिसकी जात है तो वो उस पे आ जाता था। उसके बाद और नीचे उस आए गए थे। तो सबसे हाई रैंक जो होता था वो 5000 जात थी, तो 5000 जात। तो 5000 जिनकी होती थी उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होती थी, उनको जो है रैंक सबसे ऊपर दी जाती थी, उनको ऑनर भी उसी तरह से किया जाता था। तो ये जो है आपके कैसे दी जाती थी, तो ये आपके वर्क पर दी जाती थी, आपके अंदर जितनी जो है आपकी कैपेबिलिटी है उस आधार पर। तो मुगल ने इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने डिजर्विंग लोगों को सामने किया। जो डिजर्व करता है, जो अच्छा है, बेहतर है, सामने आओ, जो बेहतर नहीं है पीछे हटो। तो इसलिए जो है आपके एनालिसिस इस आधार पर किया गया। तो जैसे मान लीजिए कि आपके अकबर के जमाने में कहा जाता है कि 29 मनसबदार थे जो कि 5000 जात वाले थे।
तो इसके मतलब कि हाई रैंक वाले मनसबदार ये 5000 थे। इसके मतलब कि उनकी रैंक भी ज्यादा रहेगी, उनकी सैलरी भी ज्यादा रहेगी, उनके पास मिलिट्री पर्सन भी ज्यादा रहेंगे, उनके पास जो है एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा रहेगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन औरंगजेब तक आते आते ये नंबर बढ़ गया, 29 से 79 हो गया। 79 औरंगजेब के पास 79 मनसबदार थे। तो इसके मतलब 79 मनसबदार होने का मतलब क्या हुआ कि भाई रैंक तो बढ़ी, अच्छे लोग बढ़े, लेकिन उसी हिसाब से एक्सपेंस भी तो बढ़ गया। तो इसका मतलब अकबर का जो एक्सपेंस था उससे कहीं ज्यादा एक्सपेंस किसका था? औरंगजेब का। तो औरंगजेब में 79 जो है आपके ऐसे मनसबदार थे जो कि आपके एक तरह से 5000 की रैंक पर थे। तो ये जो है इसका मतलब हाई ऑफिशियल्स जिनको कहा जाता था वो 79 थे, और अकबर में हाई ऑफिशियल्स जो थे वो 29 थे, जो बहुत ही हाई फाई जो है आपके एक तरह से प्रोफाइल के थे। तो ये जिनको 5000 जात वाले थे। और ऐसे जो टोटल अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि पूरे मुगल अंपायर में लगभग 8000 मनसबदार थे टोटल, अगर मिलाया जाए सब में। तो मनसबदारी जो है आपके अकबर के बाद अब सबने फॉलो करी, तो मनसबदारी यहीं से स्टार्ट हुई।